हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर 2। हमने पहले लेक्चर में कुछ रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था तथा रासायनिक समीकरण के नियमों को जाना था कि किस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को लिख पाएंगे। आज हम लेक्चर 2 में उसके और भी रासायनिक समीकरण के नियमों के बारे में तथा उनसे प्राप्त सूचनाएं तथा उससे रिलेटिव अन्य सभी प्रश्नों को जानेंगे और समझेंगे। आई होप आज का हमारा वीडियो आपको अच्छे से पसंद आए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड से ज़्यादा शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण में जाना था। अब हम उसके अन्य तथ्यों के बारे में समझेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त सूचनाएं, यानी कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचनाएं जानने को मिलती है। देखिए, जिसका पहला सूचना हमें प्राप्त होता है, अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग लिए हैं और कौन से पदार्थ बन रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है। यानी कि रासायनिक समीकरण में हमें अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसा कि इस समीकरण को ले लीजिए, इसमें हाइड्रोजन ने भाग लिया और ऑक्सीजन ने भाग लिया और जल बना। इसकी सूचना हमें रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट नंबर है, अभिक्रिया में कितने परमाणु अथवा अणु हैं तथा उत्पाद में कितने परमाणु अथवा अणु हैं, इनकी जानकारी मिलती है। यानी कि अभिक्रिया में कितने परमाणु भाग लिए हैं या कितने अणु भाग लिए हैं तथा उत्पाद में कितने अणु या परमाणु हमें प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा मिलती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इसमें 4 परमाणु, ये दो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का हो गया 4 परमाणु भाग लिया है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु भाग लिया है, जो कि मिलकर हमें 2 अणु प्राप्त होता है। ये जो 2 होता है ना, इसे हम अणु कहते हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन का 4 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु भाग लेता है तो हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं। आते हैं थर्ड नंबर पर, आयतन की जानकारी मिलती है। यानी कि रासायनिक समीकरण में कितने आयतन के परमाणु भाग लेते हैं तथा कितने आयतन के प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा मिलती है। आइए हम एग्जाम्पल से अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जल में जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 आयतन भाग लेते हैं और 1 आइसो ऑक्सीजन यानी कि 1 आयतन का ऑक्सीजन भाग लेता है और 2H2O हमें 2 आयतन का जल प्राप्त होता है, जिससे हमें आयतन की भी जानकारी मिलती है। हमारा चौथा नंबर है, रासायनिक समीकरण से हमें, यहाँ पे भार होगा, रासायनिक समीकरण से हमें भार की भी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अभिकारक में कितने भार के परमाणु या अणु भाग लिए हैं तथा कितने भार का परमाणु या अणु हमें प्राप्त होता है, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या हम चलते हैं तो उसका हो जाता है 2। अगर 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो गया 4 ग्राम। और 36 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि उसकी परमाणु संख्या हो गई 16 और ऑक्सीजन हमारा 2 भाग लिया, यानी 16 दूनी 32 और 32 ग्राम हो गया हमारा ऑक्सीजन। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 36 ग्राम जल प्राप्त होता है। यानी कि रासायनिक समीकरण से हमें भार की भी जानकारी मिल जाती है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन टॉपिक है, रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों की जानकारी मिलती है। यानी कि रासायनिक समीकरण से हमें पता चलता है कि अभिकारक में कितने मोल भाग लिए हैं तथा प्रतिफल में हमें कितने मोल प्राप्त हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं कि देखिए, मोल क्या होता है। मोल यानी कि जो हमारा हो गया 2H2O, तो ये जो 2 हो गया ये मोल हो गया, और जो हमारा यहाँ पे O2 हो गया ना, तो ये जो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ये हमारा मोल आ गया। तो देखिए, 2 मोल और 1 मोल दोनों को मिलकर हमारा 2 मोल बनता है। यानी कि हमारा जो 2H2O बनता है ना, तो इसके आगे क्या है, हमारा 2 है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें 2 मोल जल प्राप्त हुआ है, जिसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा मिलती है। देखिए, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ,
यानी कि रासायनिक समीकरण का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। पहला नंबर हो गया इसका, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। यानी कि इसके कहने का अर्थ हुआ कि जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, जब हम उसके समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसका निरूपण आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज़ पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोडियम क्लोराइड के हम सोडियम क्लोराइड न लिखकर उसके संकेतों या सूत्र के रूप में लिखकर NaCl लिखते हैं। इससे हमारा सोडियम क्लोराइड और NaCl लिखने में हमें इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज़ पर, कॉपी पर भी कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसका दूसरा नंबर है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। यानी कि इस समीकरण के द्वारा हमें कितना प्रतिफल प्राप्त करना होता है, जिसके लिए हम कितना अभिकारक यूज करें, उससे हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें 36 ग्राम प्रतिफल प्राप्त करना है। यानी कि हम अगर 36 ग्राम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमें कितना अभिकारक ले कि हमें 36 ग्राम प्रतिफल प्राप्त हो जाए, तो अभिकारक के द्रव्यमान जैसे यहाँ पे 4 और 32 है, 16 और 20 भी हो सकता था। जैसा कि हमें 36 लाना है तो हम कैसे करें कि हमें 36 ग्राम प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो जाए। कौन कौन सा अभिकारक ले कि हमें 36 ग्राम ही प्रतिफल के रूप में पदार्थ प्राप्त हो, इसकी जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण के उपयोग के दौरान मिल जाती है। इसका तीसरा नंबर है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतक का उपयोग होता है। आप कहीं भी जाइए, सोडियम क्लोराइड को कहीं भी NaCl ही लिखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को KCl ही लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 ही लिखेंगे। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जब हम इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो किसी भी रासायनिक समीकरण को प्राप्त करने में हमें या वैज्ञानिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। यह बहुत सरलता से रासायनिक संकेतों के द्वारा बहुत सरलता से हो जाता है। अब हम आते हैं आगे की ओर, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। यानी कि रासायनिक समीकरण का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें कौन कौन सी सीमाएं होती है उसकी। देखिए, इसकी पहली सीमा होती है, इसमें भौतिक अवस्था ठोस, द्रव या गैस की जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि जब हम अभिकारक लेते हैं तो प्रतिफल में ठोस बनेगा, क्या यह द्रव बनेगा या गैस बनेगा, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के दौरान नहीं मिलती है। दूसरा नंबर है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की जानकारी नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण में हमें यह पता नहीं लगता है कि ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा उसमें अवशोषित होगी, इसकी जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण द्वारा नहीं प्राप्त होती है। देखिए, तीसरा नंबर हो गया हमारा, अभिक्रिया किस वेग से होगा, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि अभिक्रिया हमारा धीमी गति से होगा या तेज़ी से होगा, इसकी भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण में तो हम बस सूत्र लिख देते हैं, उससे हमें कैसे पता लगेगा कि अभिक्रिया किस प्रकार होगा। और लाभ में था, इससे स्थान बचता है, जगह बचता है कॉपी में, तो समय बचता है, वो तो स्वाभाविक है। जब हम बड़े से वर्ड को छोटे में लिखेंगे तो उससे तो ज़रूरी है कि समय भी बचेगा और स्थान भी बचेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना, उससे द्रव ये सब का, गैस का भी पता लगने लगेगा। जब हम सूत्र लिखेंगे तो ये सब अवस्था की जानकारी हमें कैसे पता लगेगी। तो ये सब इसकी सीमाएँ में भी जानने को हमें मिलती है। रासायनिक समीकरण की सीमाएँ भी होती है कुछ। इसका चौथा नंबर हो गया, अभिक्रिया विस्फोट के साथ होगी या धीरे धीरे होगी, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। यानी कि जब हम रासायनिक समीकरण के थ्रू अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया धीरे धीरे होगी या उसमें विस्फोट होगा या उसमें मुक्त होगी, इस सब की जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। पांचवा नंबर हो गया, अभिक्रिया किस दशाओं अर्थात दाब, उत्प्रेरक, सांद्रता की उपस्थिति में होगी, इसकी भी जानकारी हमें नहीं होती है। देखिए, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जो स्वतः हो जाती है, कुछ अभिक्रियाओं के लिए ताप की आवश्यकता होती है तथा कुछ अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, सांद्रता की आवश्यकता होती है। यानी कि कुछ अभिक्रिया आर्द्र रूप में होती है, कुछ सूर्य के प्रकाश में हो जाती है। और
इन सब की जानकारी हमें नहीं पता चलती है कि रासायनिक समीकरण में जब अभिक्रिया होगा तो वो ताप से होगा कि दाब से होगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, इसकी भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। आते हैं हम नेक्स्ट पर। रासायनिक समीकरण से यह भी पता चलता है कि अभिक्रिया में कितना मात्रा खर्च हुआ तथा कितना मात्रा में प्रतिफल में बचा है। इसकी एक सीमा यह भी है कि हमें रासायनिक समीकरण से यह पता तो चल जाता है कि अभिक्रिया में कितना मात्रा खर्च हुआ, यानी कि अभिक्रिया में हम कितने खर्च किए तथा प्रतिफल में हमें कितना प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 ग्राम आयतन लिए, 1 ग्राम आयतन लिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि ये हमें मात्रा को बता रहा है कि अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा को खर्च किए तो हमें 36 ग्राम मात्रा के रूप में जल प्राप्त हुआ। यह सूचना हमें रासायनिक समीकरण द्वारा उसकी सीमाओं के द्वारा मिलता है। आई होप आपको रासायनिक समीकरण की सूचनाएं, उसके लाभ तथा उसकी सीमाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम उसके आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं आगे की ओर। रासायनिक समीकरण को बेहतर बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण के कुछ लाभ भी है तथा उनकी कुछ सीमाएं भी है। तो अब हम जानेंगे कि हम क्या करें कि हम रासायनिक समीकरण को पहले से बेहतर बना दें। देखिए, इसका पहला नंबर है अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देकर। अभी मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण में हमें अभी मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण के दौरान हमें भौतिक अवस्था की जानकारी, यानी कि वो ठोस है कि गैस है कि द्रव है, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। अगर हम इसकी जानकारी दे दें तो हम रासायनिक समीकरण को पहले की अपेक्षा बेटर बना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी जानकारी हम कैसे दें। देखिए, अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों या सूत्रों को ठीक आगे कोष्टक में ठोस के लिए S का उपयोग करेंगे, द्रव के लिए L का, गैस के लिए G का उपयोग किया जाता है या G लिखकर किया जाता है। इसी पदार्थ जलीय विलयन के एक Q अंकित किया जाता है। एक Q यानी इक्विवेलेंट हो गया। ठोस के लिए सॉलिड यानी S, द्रव के लिए लिक्विड यानी L, गैस के लिए गैस यानी G और इक्विवेलेंट यानी जलीय विलयन अंकित कर दिया जाता है। अभिकारक या प्रतिफल के आगे एक कोष्ठ के रूप में ये सब लिखकर हम सूचित कर सकते हैं कि जो अभिकारक या प्रतिफल के रूप में हमारा पदार्थ भाग लिया है या बना है वह ठोस है कि द्रव है कि गैस है, यह सूचित कर हम रासायनिक समीकरण को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, फॉर द एग्जाम्पल, एक हमारा जेडन हो गया, जिंक और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब जिंक हमारा सॉलिड यानी ठोस हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए यहाँ पर ये कोष्ठ में लिख दिया है एक Q, यानी कि ये एक जलीय विलयन हो गया। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट लिखा गया है, यानी कि जिंक क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। H2 यहाँ पे देखिए G दिया है कोष्ठ में करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रतिफल या अभिकारक के आगे एक कोष्ठ में सूचित कर देते हैं कि वो द्रव है कि गैस है कि जलीय विलयन है, वो क्या है। ऐसे सूचित किया है कि यह एक हाइड्रोजन गैस है जो कि ऊपर की ओर चला जाता है। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। Mg हमारा मैग्नीशियम हो गया जो कि एक ठोस के रूप में पाया जाता है। Cl2 क्लोरीन गैस हो गया। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड है, ठोस है, जो हमें प्राप्त होता है। तो इन सब की जानकारी देकर हम रासायनिक समीकरण को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी देकर हम यह बता दें कि जो अभिक्रिया हुई है वह ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, तो हम रासायनिक समीकरण को बेहतर बना दे सकते हैं। जैसा कि हमने रासायनिक समीकरण की सीमाओं में पढ़ा था कि इस समीकरण के द्वारा हमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का पता नहीं चलता है कि वो कौन सी अभिक्रिया हुई है। अगर हम इसकी जानकारी दे दें तो हम उसे बेहतर बना सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी जानकारी हम आखिर दे कैसे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है।
यानी कि जब समीकरण के दाईं ओर आप देखें कि प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि वह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तथा समीकरण के बाईं ओर यदि प्लस ऊष्मा लिखा जाए तो हम समझेंगे कि वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। आइए अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। देखिए, सी, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे ऊष्मा मुक्त होती है, जो कि एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो यह 2NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। तो अभी हमने देखा कि ये जो ऊष्मा है ये समीकरण के दाईं ओर है और ये बाईं ओर, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गया और ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। और कभी जब समीकरण में एक इम्पोर्टेंट सूचना, समीकरण में ये इधर कभी बाईं ओर माइनस करके ऊष्मा लिख देगा, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन और माइनस ऊष्मा लिखेगा तो ये भी ऊष्माक्षेपी होगा, क्योंकि आप इसे देखिए प्रतिफल में यह प्लस है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और N2 और O2 में अभिकारक में प्लस ऊष्मा है, अगर हम इसे प्रतिफल में माइनस ऊष्मा लिख दें तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया ही होगी, न कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि यह अभिकारक की तरफ प्लस है और उधर प्रतिफल में जाएगी तो यह माइनस हो जाएगी। तो कहीं कहीं ऐसे भी दिया होगा तो आप उसे गलत ना करें, आप गौर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम अगर इधर माइनस कार्बन ऑक्सीजन में इधर माइनस दे भी देगा तो आप उसे इधर प्लस, हमेशा प्लस में देखिएगा, प्लस में लाने की कोशिश कीजिए। अगर अभिकारक की ओर है तो प्रतिफल की ओर भेजिए, प्रतिफल की ओर है तो अभिकारक की ओर भेजिए, और देखिए कि प्लस किधर हो रहा है। तो अगर दाईं ओर प्लस हो जाए तो वो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, और अगर बाईं ओर प्लस ऊष्मा हो जाए तो वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। इसकी जानकारी देकर हम रासायनिक समीकरण को बेहतर बना सकते हैं। गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर, हम गैस के उत्सर्जन की जानकारी देकर भी रासायनिक समीकरण को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद ऊपर की ओर तीर चिन्ह दिया जाता है, यानी कि ऐसे हम तीर चिन्ह देकर बता सकते हैं कि इसमें से गैस उत्सर्जित हुई है या गैस मुक्त हुआ है। आइए फोर्थ एग्जाम्पल भी देखते हैं। जब हम कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जो कि ये देखिए ऊपर की ओर, ये यहाँ दर्शाया गया है, ये तीर चिन्ह द्वारा ऊपर की ओर चला जाता है। जब भी ऊपर की ओर कोई तीर चिन्ह देगा तो आप समझ जाइएगा कि वो एक गैस है जो कि मुक्त होकर ऊपर की ओर जा रहा है। इसकी जानकारी देकर भी हम रासायनिक समीकरण को बेहतर बना सकते हैं। आते हैं चौथे नंबर पर, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी देकर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रासायनिक समीकरण की सीमाओं में कि हमें पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया दाब के द्वारा हुई है, कि ताप के द्वारा हुई है, कि उत्प्रेरक के द्वारा हुई है, कि सांद्रण की उपस्थिति में हुई है। जब हम इसकी जानकारी दे देते हैं कि अभिक्रिया किसके द्वारा हुई है तो हम रासायनिक समीकरण को और भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर, यानी कि समीकरण में जो तीर चिन्ह दिया रहता है उसके ऊपर या नीचे कहीं पर भी दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशन किया जाता है। इत्यादि शर्तों को हम देकर बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया दाब की उपस्थिति में हुई है, कि ताप की उपस्थिति में हुई है, कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुई है। देखिए, मान लीजिए इस साइड हमारा कोई अभिक्रिया है और इधर प्रतिफल बन रहा है, तो अगर कोई प्रतिफल ऐसे नहीं बनता है तो हम अगर दाब या ताप इस सभी का यूज करें तो वो प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे ये ताप या दाब, इसे हम, ये हमारा तीर चिन्ह हो गया, इसके ऊपर या नीचे लिखकर हम बता सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमारा HB हमारा HBr हो गया। यह ऐसे ही अभिक्रिया नहीं करता है। जब प्रकाश होता है तो H+Br में टूट जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में यह HBr में टूट जाता है। तो यह इसके लिए एक शर्त हो गया कि यह प्रकाश के द्वारा ही अभिक्रिया करता है, ऐसे यह अभिक्रिया नहीं करता है।
तो प्रकाश को हम तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखकर बता सकते हैं कि इसमें हमने प्रकाश के द्वारा अभिक्रिया कराई है, यानी कि इसके लिए प्रकाश एक आवश्यक शर्त था। अगर प्रकाश नहीं उपस्थित होता तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो अभिक्रिया के आवश्यक शर्तों की जानकारी भी देकर हम रासायनिक समीकरण को बेहतर बना सकते हैं। अवक्षेप बनने की जानकारी देकर, यदि हम अवक्षेप बनने की जानकारी दे दें तो रासायनिक समीकरण पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाएगा। देखिए, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के ठीक बाद नीचे की ओर तीर चिन्ह दे दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर गैस मुक्त होता है तो हम ऊपर की ओर तीर चिन्ह देते हैं। अगर अवक्षेप बनता है या कोई ठोस पदार्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो कि विलयन से पृथक होकर नीचे तली में आकर बैठ जाता है या जमा हो जाता है, तो उसे हम अवक्षेप बोलते हैं। अगर वो नीचे तली में बैठ गया हो या कोई अवक्षेप हो तो उसे हम नीचे की ओर ऐसे तीर चिन्ह द्वारा डिनोट कर देते हैं कि वो हमारा अभिक्रिया में बचा हुआ अवक्षेप है। जैसे बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक एक जलीय विलयन के रूप में होता है और बेरियम सल्फेट एक ठोस के रूप में होता है जो कि तली में जाकर अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। यदि हम इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण में दे दे, तीर चिन्ह द्वारा डिनोट कर दे, तो हम रासायनिक समीकरण को और बेहतर बना सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी देकर, देखिए उत्क्रमणीयता मतलब होता है कि कोई अभिक्रिया हुआ तो और प्रतिफल बना तो उस प्रतिफल से हम पुनः अभिकारक को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो एक प्रकार की उत्क्रमणीयता अभिक्रिया हुआ। इसकी जानकारी देकर हम रासायनिक समीकरण को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित दो तीर चिन्ह दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल में देखिए, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। इन दोनों की अभिक्रिया के दौरान अमोनिया बनता है। यदि हम अमोनिया को तोड़ें तो वापस से हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। यानी कि अभिकारक का यूज कर हमने प्रतिफल बनाया और उस प्रतिफल के द्वारा ही हम पुनः अभिकारक को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसे हम देखिए हाफ तीर द्वारा, दो तीर चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। ये तीर हमारा ऐसे जाता है और दूसरा तीर हमारा ऐसे जाता है। यह पूर्ण रूप से नहीं रहते हैं, ये दोनों तरफ कटे हुए रहते हैं। इन्हें दो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें विपरीत दिशाओं में दो तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं तथा इसकी जानकारी देकर हम रासायनिक समीकरण को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। शायद आपको अच्छे से समझ में ना आए तो हम इसे अच्छे से विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, ये कोई हमारा अभिकारक हुआ, छोटी ये बड़ी है और छोटी भी बड़ी भी, और ये हमारा प्रतिफल हो गया, छोटी सी बड़ी डी और छोटी डी बड़ी डी। यहाँ पर देखिए, ए और बी अभिकारक अभिक्रिया करके सी तथा डी बनाते हैं, जो कि अग्र क्रिया होती है, यानी कि आगे की क्रिया होती है। साथ ही सी और डी अभिक्रिया करके ए और बी बनाते हैं, यानी कि पुनः सी और डी अभिक्रिया करते हैं तो हमें ए और बी प्राप्त होते हैं, जो कि पश्च अभिक्रिया यानी कि बाद की अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ इसे टूटी हुई दो विपरीत दिशाओं में चिन्ह से डिनोट किया होगा, यानी कि ए और बी अभिक्रिया कर सी और डी बनाते हैं तथा सी और डी भी अभिक्रिया कर पुनः ए और बी बना देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको रासायनिक समीकरण से जुड़े अन्य तथ्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा आपको यह वीडियो? आई होप अब आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे तथा रासायनिक समीकरण से जुड़े अन्य तथ्य भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह सभी अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना न भूलें। और एक आवश्यक सूचना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर इस वीडियो का PDF भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जाना है और स्टडी क्लासेस सर्च करना था। आपको एक ऐसा कुछ दिखाई देगा,
तो आप उसमें जाकर उसे सब्सक्राइब कर हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। तो अब इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े कुछ ऐसे ही मज़ेदार और अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ है।